यानी यूक्रेन की लड़ाई सिर्फ यूक्रेनियन आर्मी नहीं लड़ रही है, बल्कि उसे वेस्टर्न सपोर्ट से भी बड़ी ताकत मिल रही है। यूक्रेन अपने देश की रक्षा कर रहा है। जब कोई देश अपनी जमीन पर लड़ता है तो उसे लोकल ज्योग्राफी, रोड्स, सिटीज, लोगों की बेहतर जानकारी होती है। यूक्रेन ने इसी एडवांटेज का इस्तेमाल किया। रशिया अटैक्स के जवाब में मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक बढ़ा सकता है। युद्ध और ज्यादा लंबा और खतरनाक हो सकता है और ऐसा होते हुए हम देखते आए हैं। इसीलिए युद्ध को 5 साल हो चुके हैं। अब बदलती स्ट्रैटेजीज का ही ये नतीजा है कि दोनों एक दूसरे पर डोमिनेट करते हुए अलग अलग स्तर पर परेशान और कमजोर कर चुके हैं, लेकिन इससे तुरंत युद्ध खत्म होने की गारंटी नहीं मिली है। क्या यूक्रेन रूस की वॉर मशीन को दबाकर 5 साल के युद्ध का रुख बदलने वाला है? रूस के खिलाफ यूक्रेन ने अब सिर्फ मोर्चे पर लड़ने का नहीं, बल्कि रूस की सप्लाई लाइन, इकोनॉमी तक को कमजोर करने का नया प्लान तैयार कर लिया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन रूस के रेल नेटवर्क, फ्यूल सप्लाई, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। मतलब साफ है, रूस की सेना तक हथियार, ईंधन और सैनिकों की सप्लाई पहुंचने में रुकावट डाली जाए, ताकि फ्रंट लाइन पर रूस की ताकत कमजोर हो जाए। इसलिए बड़ा सवाल, आखिर यूक्रेन जो क्षेत्रफल और संसाधनों में रूस से काफी छोटा है, वो करीब 5 साल से रूस का मुकाबला कर कैसे रहा है? रूस के अंदर तक हमला करने की उसकी क्षमता आई कहां से? और अगर रेल नेटवर्क और सप्लाई रूट्स पर लगातार हमले होते रहे तो इस युद्ध का अगला फेज होगा क्या? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और यूक्रेन रूस का मुकाबला कैसे कर रहा है? सबसे पहले यह समझिए कि यूक्रेन अकेले रूस से मुकाबला नहीं कर रहा है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से भी कई तरह का सपोर्ट मिलता रहा है। हथियार और एमुनिशन, एयर डिफेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस इनपुट, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग और मिलिट्री सपोर्ट, यहां तक कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ ड्रोन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी। यानी यूक्रेन की लड़ाई सिर्फ यूक्रेनियन आर्मी नहीं लड़ रही है, बल्कि उसे वेस्टर्न सपोर्ट से भी बड़ी ताकत मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन अपने देश की रक्षा कर रहा है। जब कोई देश अपनी जमीन पर लड़ता है तो उसे लोकल ज्योग्राफी, रोड्स, सिटीज, लोगों की बेहतर जानकारी होती है। यूक्रेन ने इसी एडवांटेज का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की असली ताकत क्या है, फिलहाल ये सुनिए, क्योंकि यूक्रेन की ताकत सिर्फ बड़े हथियारों तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है एडेप्टेशन, यानी हालात के हिसाब से खुद को तेजी से बदलना। और उसी ताकत में सबसे पहले बात ड्रोन्स की, क्योंकि यूक्रेन ने छोटे और मीडियम रेंज ड्रोन्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया है। यही ड्रोन्स गेम चेंजर साबित हुए हैं इस युद्ध में। रूस की मिलिट्री पोजीशंस ये ड्रोन्स देख सकते हैं, हथियारों और फ्यूल डिपो को टारगेट कर सकते हैं, जो पूरा नेटवर्क है, रास्ते हैं, रेल मूवमेंट है, उस पर नजर रख सकते हैं। और यही दावा एक्सपर्ट्स भी करते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम कीमत में बड़े नुकसान का कारण ये ड्रोन बन सकते हैं। और आज की मॉडर्न वॉर में ड्रोन सिर्फ कैमरे वाला एयरक्राफ्ट नहीं है, ड्रोन सर्विलांस भी कर सकता है और अटैक भी। वहीं दूसरी ताकत है यूक्रेन की इंटेलिजेंस। यूक्रेन को सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से मदद मिलती है। इससे उसे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि रूस की सप्लाई किस रास्ते से हो रही है, फ्यूल और एम्यूनिशन कहां पर जमा है, कौन से रेलवे जंक्शन स्ट्रैटेजिक हैं, सैनिकों और हथियारों की मूवमेंट कहां से हो रही है। और युद्ध में इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी ताकत होती है। और अगर आपको यह पहले पता हो कि सामने वाला कहां से जा रहा है, कहां जा रहा है, तो हमला ज्यादा प्रिसाइज हो सकता है। वहीं तीसरी ताकत है डिफेंस का अनुभव। यूक्रेन की सेना करीब लंबे समय से युद्ध का सामना कर रही है और इस दौरान उसने बैटलफील्ड टैक्टिक्स बदली हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ाया है, छोटी मोबाइल यूनिट्स बनाई हैं, रशियन पोजीशंस पर अचानक हमले किए हैं, वेस्टर्न वेपन्स को अपने पुराने मिलिट्री सिस्टम के साथ जोड़ा है। यानी यूक्रेन ने युद्ध के दौरान लगातार सीखने और स्ट्रैटेजी बदलने की कोशिश की है। इसीलिए आज नए वॉर प्लान को लेकर बड़ा सवाल, क्योंकि यही नया वॉर प्लान 5 साल बाद युद्ध की दिशा और दशा कैसे बदल सकता है। फिलहाल नया वॉर प्लान क्या हो सकता है? यूक्रेन का नया फोकस है सिर्फ फ्रंटलाइन पर रूसी सैनिकों को रोकना नहीं, बल्कि रूस की वॉर मशीन को कमजोर करना। वॉर मशीन्स का मतलब होता है सैनिकों तक हथियार पहुंचाने की व्यवस्था, फ्यूल और एम्यूनिशन की सप्लाई, मिलिट्री फैक्ट्रीज, रेलवे नेटवर्क, कमांड सेंटर्स, रिपेयर और मेंटेनेंस बेसिस। किसी भी बड़ी सेना के लिए सप्लाई लाइन बहुत जरूरी होती है।
और अगर सोल्जर्स फ्रंट लाइन पर हैं लेकिन उनके पास फ्यूल, फूड, एम्यूनिशन और स्पेयर पार्ट्स नहीं पहुंचते तो बड़ी सेना भी कमजोर पड़ सकती है। यूक्रेन का संभावित प्लान इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सैनिकों से पहले उनकी सप्लाई को टारगेट करो। रेल नेटवर्क को निशाना बनाने का मतलब है रूस का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, लेकिन इतनी बड़ी दूरी पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सोल्जर्स को पहुंचाने के लिए यही रेल नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। और रेलवे नेटवर्क का जिस तरीके से इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रेलवे जंक्शंस, ब्रिज और फ्यूल टर्मिनल्स या महत्वपूर्ण ट्रैक्स को डैमेज कर दिया जाए तो और कमजोर किया जा सकता है, क्योंकि सैन्य सामान की डिलीवरी डिले हो सकती है, ऑल्टरनेट रूट्स पर दबाव पड़ सकता है, सैनिकों और हथियारों की मूवमेंट धीमी हो सकती है, फ्यूल और एम्यूनिशन के स्टॉक तक पहुंच मुश्किल हो सकती है। रशिया को रिपेयर और सिक्योरिटी पर ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन रेल नेटवर्क पर हमला करना भी आसान नहीं है, क्योंकि रेलवे लाइंस बहुत फैली हुई हैं। रूस इन्हें रिपेयर कर सकता है, रूट बदल सकता है, सिक्योरिटी बढ़ा सकता है, इसलिए सिर्फ एक दो रेलवे टारगेट्स पर हमला करने से पूरा नेटवर्क बंद नहीं होगा। असर तभी ज्यादा होगा जब अटैक्स लगातार हों, कोऑर्डिनेटेड हों और स्ट्रैटेजिक हों। हालांकि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को निशाना बनाने की जो कोशिश यूक्रेन कर रहा है, इसका मतलब समझिए। यूक्रेन अगर रूस की इकोनॉमी को टारगेट करने की बात करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर आम नागरिक को निशाना बनाया जाए। इसका स्ट्रैटेजिक मतलब हो सकता है, यानी ऑयल और फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव, मिलिट्री प्रोडक्शन से जुड़े प्लांट्स, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बाधित करना। रूस की इकोनॉमी बड़ी जरूर है और उसके पास एनर्जी रिसोर्सेज भी हैं, इसलिए यूक्रेन के अटैक्स पूरी रशियन इकोनॉमी को तुरंत कोलैप्स नहीं कर सकते, लेकिन अटैक से कुछ सेक्टर्स पर प्रेशर जरूर बढ़ सकता है। हालांकि यही फैक्ट्स पिछले कई दिनों से देखे गए, जहां यूक्रेन ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किए, रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, एनर्जी सेक्टर्स को टारगेट किया। इसका असर भी हुआ। इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसके जरिए बढ़ सकती हैं, फ्यूल सप्लाई प्रभावित हो सकते हैं, रिपेयर और सिक्योरिटी का खर्च बढ़ सकता है, इन्वेस्टर्स और बिजनेस में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, सरकार को मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। यानी मकसद इकोनॉमी को एक झटके में खत्म करना नहीं है, बल्कि वॉर की कॉस्ट लगातार बढ़ाना हो सकता है। हालांकि रूस के अंदर हमले यूक्रेन बढ़ा क्यों रहा है? क्योंकि यूक्रेन पहले मोस्टली अपनी टेरिटरी की डिफेंस पर फोकस करता रहा, लेकिन अब वो रूस की टेरिटरी के अंदर ही मिलिट्री और लॉजिस्टिक टारगेट्स तक पहुंचने की कोशिश कर चुका है। मकसद रूस को यह बताना कि वॉर सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं है। रशियन मिलिट्री रिसोर्सेज को अपने देश के अंदर सिक्योरिटी पर लगाना, सप्लाई डिपो और एयरफील्ड्स को दूर से टारगेट करना, रशियन जनता और लीडरशिप पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना, रूस की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को धीमा करना। इसे मिलिट्री लैंग्वेज में डीप स्ट्राइक्स कहा जाता है, यानी फ्रंट लाइन से बहुत पीछे मौजूद स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर हमला। लेकिन यहाँ एक बड़ा रिस्क भी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह के हमलों का महत्व होता है। पहला महत्व, लॉजिस्टिक्स पर प्रेशर। रूस को फ्रंट लाइन तक सामान पहुंचाने में ज्यादा समय और रिसोर्सेज लग सकते हैं। दूसरा महत्व, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। अगर रूस के अंदर महत्वपूर्ण लोकेशंस पर बार बार ड्रोन अटैक्स होते हैं तो सरकार को अपनी सुरक्षा व्यवस्था बदलनी पड़ सकती है। तीसरा महत्व, स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग। यूक्रेन ये दिखाना चाहता है कि उसके पास सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि ऑफेंसिव रीच भी है। चौथा महत्व, नेगोशिएशन प्रेशर, जो कि युद्ध में कई बार बैटलफील्ड एक्शंस का इस्तेमाल बातचीत की टेबल पर प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट आमतौर पर यह भी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक और वॉर जीतना दो अलग अलग बातें हैं। रेल लाइन डैमेज करने से सप्लाई में रुकावट आ सकती है, लेकिन रूस जैसे बड़े देश के पास रिपेयर, ऑल्टरनेटिव रूट्स और रिजर्व कैपेसिटी भी मौजूद हो सकती है। लेकिन सवाल ये, क्या इन हमलों से रूस कमजोर पड़ जाएगा? इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं है, क्योंकि रशियन सप्लाई रूट्स धीमे जरूर हो सकते हैं, फ्रंट लाइन पर एम्यूनिशन और फ्यूल की कमी भी हो सकती है, रूस को एयर डिफेंस दूसरी जगहों पर लगानी पड़ सकती है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर खर्च पड़ सकता है, यूक्रेन की बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत हो सकती है। क्योंकि रूस की सीमाओं की बात करें तो रूस बड़ा देश है, उसके पास कई ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर वो कर सकता है। रशिया अटैक्स के जवाब में मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक बढ़ा सकता है। युद्ध और ज्यादा लंबा और खतरनाक हो सकता है, और ऐसा होते हुए हम देखते आए हैं। इसीलिए युद्ध को 5 साल हो चुके हैं। अब बदलती स्ट्रैटेजीज का ही ये नतीजा है कि दोनों एक दूसरे पर डोमिनेट करते हुए अलग अलग स्तर पर परेशान और कमजोर कर चुके हैं, लेकिन इससे तुरंत युद्ध खत्म होने की गारंटी नहीं मिली है। एस्केलेशन की बात
एक्सपर्ट्स से हम हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि जब कोई देश दूसरे देश की टेरिटरी के अंदर मिलिट्री और इकोनॉमिक टारगेट्स पर हमला करता है तो एस्केलेशन का खतरा बढ़ जाता है। रूस इन हमलों को अपने ऊपर डायरेक्ट अटैक के रूप में तो देख सकता है। जवाब में रूस यूक्रेन के शहरों पर हमले बढ़ा सकता है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता आया है रूस। रेलवे और पोर्ट्स पर मिसाइल अटैक्स रूस की तरफ से हो चुके हैं। साइबर अटैक्स तेज हुए हैं। सीमा के पास मिलिट्री प्रेशर भी बढ़ा है। सवाल यह भी बन जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को कितनी दूर तक यानी लॉन्ग रेंज वेपन्स इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि इसी वेस्टर्न सपोर्ट के बलबूते यूक्रेन रशिया का पिछले 5 साल से मुकाबला कर रहा है। और अगर यूक्रेन को ज्यादा रेंज और ज्यादा एडवांस वेपन मिलते हैं तो उसके अटैक्स ज्यादा दूर तक हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ एस्केलेशन का रिस्क और बढ़ जाता है। आम लोगों पर असर, किसी भी युद्ध में स्ट्रैटेजिक टारगेट्स और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच फर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर अटैक्स मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पर हो तो मकसद सेना की सप्लाई रोकना होता है, लेकिन रेलवे नेटवर्क कई जगह सिविलियन ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा होता है। इसलिए ऐसे अटैक से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, बिजली और हीटिंग सप्लाई में समस्या आ सकती है, आम लोगों की यात्रा और कारोबार भी प्रभावित हो सकते हैं। युद्ध का असर सिविलियन पॉपुलेशन तक पहुंच सकता है, लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत सिविलियन टारगेट्स और मिलिट्री टारगेट्स के बीच डिस्टिंक्शन रखना जरूरी है। बॉटम लाइन ये है कि यूक्रेन रूस को सिर्फ सीमा पर रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो रूस की वॉर सप्लाई को पीछे से कमजोर करना चाहता है। इस स्ट्रैटेजी में भी 3 खास चीजें हैं: ड्रोन से डीप स्ट्राइक्स, रेल और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर प्रेशर, फ्यूल और मिलिट्री इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। यूक्रेन की ताकत उसके साइज में नहीं बल्कि ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, वेस्टर्न सपोर्ट, लोकल नॉलेज और फास्ट चेंजिंग टैक्टिक्स में है। लेकिन रूस भी छोटा और कमजोर देश नहीं है, उसके पास बड़ा टेरिटरी है, ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, जवाबी हमला करने में सक्षम है। इसलिए ये नया प्लान युद्ध का बैलेंस कुछ हद तक बदल जरूर सकता है, लेकिन युद्ध खत्म होने की गारंटी नहीं देता है। बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या ये हमले रूस की सप्लाई को इतना कमजोर कर पाएंगे कि उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बदलनी पड़े, या फिर रूस के जवाबी हमले इस युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना देंगे। यूक्रेन अब सिर्फ अपने शहरों की रक्षा नहीं कर रहा, रूस की पूरी वॉर मशीन की नसों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी की सफलता और इसका खतरा दोनों बहुत बड़े हैं।